राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, आज के टाइम पर किसे हम अपना हमदर्द समझे, किसे हम अपना दुश्मन समझे। हमारे माता पिता अपनी सहेलियों को अपना समझकर उनके पास बच्चों को छोड़ दिया करते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो तो बच्चों के ऊपर ही असर आता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज मेरी हल्दी की रस्म है। मैं पीले कलर के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। पास में मेरी सास बैठी है। मेहमानों की कोई कमी नहीं थी, पूरा घर भरा हुआ था। लेकिन मेहंदी की खुशबू से और हल्दी की खुशबू से अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बहुत ज़ोरों से उल्टी जैसे लगने लगा। मेरा अंदर से शरीर ऐसा लग रहा था कि इतना पसीना निकलेगा कि अभी कोई बाल्टी रखो तो भर जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा फील होने लगा। मेरी बैठी हुई पास में सास मेरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्यों, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या रूपाली? मैंने सास की तरफ ऐसे देखते हुए कुछ सिर हाँ में हिलाया। ठीक है, कुछ नहीं, इतना कह दिया। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये धरती पूरा घूमी जा रही है। मुझे बहुत ज़ोरों से चक्कर लग रहा था। फिर मेरी सास ने कहा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जूस लेके आती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से कुछ खाई पी नहीं हो। इस तरह कहकर मेरी सास ने किसी से जूस मंगवाया और लाकर मुझे जूस दी और बोली, तुम ये जूस पी लो, तुम्हें इसको पीते ही एनर्जी मिल जाएगी। पास में बैठी मेरी सहेलियाँ कहने लगी, अरे वाह रूपाली, तू तो बड़ी लकी है, तेरी सास तुझे खुद अपने हाथों से जूस लाकर पिलाती है। मुझे भी ऐसी सास मिले ना, तभी मैं शादी करूँगी। इस तरह से कहकर मेरी सहेलियाँ आपस में हंसने लगीं। लेकिन वो जैसे ही मैंने उस जूस को अपने होठों तक लगाया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने जूस को एक के हाथ में थमाया और भागी भागी अपने कमरे की तरफ गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत उल्टी आई। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा कलेजा निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं वहाँ कुछ देर तक खड़ी रही। पीछे पीछे मेरी सास और मेरी माँ भी दौड़ते हुए गईं और बोली, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, कैसा लग रहा है? फिर मैंने कहा, अब मुझे ठीक लग रहा है, कुछ नहीं। मेरी माँ ने मुझे वहीं मेरे ही कमरे में बेड पर लिटा दिया और मेरे सिर के पास बैठी न जाने क्या बड़बड़ करती हुई मेरे ऊपर से नीचे तक कुछ घुमाने लगी। शायद वो मिर्ची उतार कर फेंक रही थी। मेरी नज़र बोल रही थी कि मैं पहले ही बता रही थी कितनी खूबसूरत लगती है, कहीं एक काजल का टीका तो लगा ले। न जाने कैसे कैसे लोगों की कैसी नज़र होती है। लेकिन ये मेरी लड़की कुछ सुनी ही नहीं। देख लिया ना मेरी बातों का असर। मैं मम्मी को बोली, माँ आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, किसी की नज़र वजन नहीं लगी है। माँ कहती है कि भगवान ऐसे लोगों को ही पकड़ता है जो अपनी मम्मी पापा की नहीं सुनते। तब मैंने कहा कि भगवान ने पकड़ा है तो भगवान ने ही ठीक करेगा, अब आप थोड़ा शांत रहिए। मेरी सास भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब चलते हैं बाहर, बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से भी आए हुए, तुम्हारी तरफ से भी। इस तरह से बहू को अंदर आए हुए देख मेहमानों में गलत असर पड़ेगा। मेरी सास के इतना कहने पर मुझसे उठा तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से उठ के और बाहर आई। मेरी हल्दी की रस्म हुई और उसके होते ही मैं सीधे अंदर जाके लेट गई। घर से मेहमान भी चले गए, मेरी सास भी चली गई। लेकिन कल दूसरे दिन ही मेरी शादी थी, क्योंकि एक ही दिन में दो रस्म हो गई थी, सगाई और हल्दी। अब मेरी शादी के लिए मुझे बिल्कुल, मेरा ये शरीर जो है तैयार ही नहीं था। मुझे कुछ भूख भी नहीं लग रही थी और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है। दूसरे दिन मुझे शादी के लिए सजाया गया। मुझे जो मेकअप लगाया गया था उसकी भी मुझे स्मेल से उल्टी आ रही थी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, उसकी मुझे स्मेल से उल्टी आ रही थी। मेरे गहने कपड़े मुझे बहुत भारी लग रहे थे। मेरा तो जी कर रहा था कि अभी 2-4 महीने के लिए मेरी शादी टाल दी जाए, तब मुझे राहत मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरा और मेरे होने वाले ससुराल दोनों नज़दीक में ही थे। एक साइड में मेरा घर तो दूसरी साइड में मेरी ससुराल, आमने सामने ही दोनों घर थे। इसी तरह से मेरी सास मेरे घर में आना जाना लगा के ही रखी थी। मेरी सास ने मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं करवाई। मुझे अच्छी तरह से सजाया गया और फिर मुझे शादी के मंडप पर बैठाया गया।
शादी के टाइम जैसे तैसे मैं मंडप पे बैठी रही। वहाँ पर मुझे इतना ऐसा बेहोशी छाया था कि पंडित जी क्या मंत्र पढ़ रहे, क्या कर रहे। मेरे तो शादी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जो भी पंडित जी को करना है जल्दी से करे, फास्ट करे, मुझे यहाँ से छोड़े, मैं जाऊँ। मुझे उस शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मुझे बांध के ज़बरदस्ती बैठाया गया है। और उधर विजय मेरे पास बैठा हुआ मुझे देख के स्माइल करता, तो कभी मुझे चींटी काटता, कभी मुझे उंगली से कहीं भी दबाता, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लग रहा था कि जल्दी से यहाँ से मुझे उठना है और आराम करना है। चलो किसी तरह से शादी का ये जो रिवाज था ख़त्म हुआ और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। एक घर से दूसरे घर में आ गई, ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए आने जाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। वहाँ कमरे में बैठी ही थी, तभी मुझे फिर से चक्कर और उल्टी सा लगने लगा। मैं अपने कमरे में बाथरूम ढूंढने लगी और वहीं पर गई। मुझे बहुत उल्टियाँ वहाँ पर भी हुई। उसके बाद मैं बेड में आई, तभी मैंने देखा कि मेरी सास भी आकर बैठी थी। मेरी सास एक दाई थी, बच्चा पैदा करवाने वाली। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी नाड़ी पकड़ी और मुझे चेक करने लगी। जैसे ही उसने मुझे चेक किया तभी अचानक से चिल्लाने लगी, अरे करम जली, तू किसका पाप लेकर मेरे घर पर आई है? तू तो माँ बनने वाली है। मैं तो घबरा गई और सास की तरफ देखते ही रह गई। वहीं पर मेरा पति विजय भी खड़ा था। उसने कुछ बोला ही नहीं। आसपास बैठे हुए मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे और खुसुर फुसुर बातें करने लगे। इस तरह से मेरी माँ को भी आवाज़ दे के बुला लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि घर पास में ही था, मेरी माँ भी आई। ये खबर सुनकर तो मेरी माँ वहीं गिर गई, दीवार पकड़कर बैठ गई और मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी सास क्यों ऐसा कह रही है। मैं सच बताऊं, मैंने आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई भी बात नहीं की, कभी किसी लड़के के नज़दीक बैठी भी नहीं। मैं तो पवित्र थी, कुंवारी थी, फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? और कल ही मेरी शादी हुई और अभी तक तो मेरा सुहाग रात भी नहीं हुआ, फिर मैं कैसे माँ बन गई? उनसे ज़्यादा मुझे शौक लगा था, मेरी सास से ज़्यादा मैं शौक में थी कि हे भगवान, ये कैसे होता है, कैसे माँ बन जाते। मैंने तो सुना था कि जब कोई लड़की लड़का साथ में होते उसके बाद ही माँ बनते, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? मैं इतनी अनजान भी नहीं थी कि मुझे पता नहीं कि माँ कैसे बनते हैं, इतना तो मुझे पता था। तभी तो मैं सोच रही थी कि मैं तो पवित्र हूँ। इस तरह से मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर सारे मेहमानों को बता दिया और मेरी माँ हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ, इस तरह से मेरी इंसल्ट मत करो, मेरी बदनामी मत करो। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बताएगी किसका पाप लेकर मेरे घर पे आई है? मैंने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं मालूम, मैं पवित्र हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। इस तरह से कहकर मेरी सास चली गई, सारे मेहमान बाहर चले गए। अब मैं उस कमरे में अकेली ही बैठी थी। उन लोगों के जाते ही मैंने दरवाजे को बंद कर लिया और अब मैं इस चिंता में बैठी थी कि आखिर ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है मेरे साथ। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखट की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर खड़ी हुई और मैं गई तो दरवाजे को खोली, सामने विजय खड़ा था। विजय मेरे कमरे में आया और मुझे लगा था कि विजय मुझे आएगा, डांटेगा, झपटेगा, मुझसे नाराज़ होगा, मुझे कमरे से बाहर निकाल देगा। मैं यही तो सोच रही थी कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो मैंने सुना था कि जब कोई लड़की इस तरह से करके और उसकी शादी होती है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। यहाँ तक कि मैंने किसी सीरियल टीम और मूवी और कभी कभी पेपर कहीं भी ऐसा सुनने को मिला था कि लड़कियों को ऐसे मार भी दिया जाता है। तो मैंने सोच ही लिया था कि आज तो मेरा बस अंतिम है, मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा पति विजय आया, तभी मैंने उससे कहा कि विजय, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। विजय ने कहा, अरे तुम क्या बोल रही हो, हमारा और तुम्हारा सब ये बातें करने का आज दिन थोड़ी ना है, और प्यार भरी बातें करने का दिन है। तुम पहले ऐसा करो कि ये जो लहंगा भारी भरकम पहनी हो इसे उतारकर एक सादा सा कपड़ा पहन लो, उसके बाद हम बातें करते हैं। इस तरह से विजय ने कहा।
मैं गई, कपड़े को चेंज करी और एक कॉटन का नॉर्मल सा ड्रेस पहनकर, बिल्कुल हल्का फुल्का ड्रेस पहनकर मैं बैठ गई। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे बाजू में विजय सो चुका था। जब तक मैं ड्रेस चेंज करके आई, मैं उसकी तरफ देखी, वो ऐसे सुकून से सोया हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके इस तरह से नींद में देखकर मैं और बेचैनी में हो गई। मैं करवटें बदलती रही, मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह के 5 बजे मेरी आँख लगी। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे सोई थी, तभी दरवाजे में थप थप की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर दरवाजे खोली। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि सामने नौकरानी खड़ी है। उसके हाथ में चाय और ब्रेड था। नौकरानी और उसके पीछे मेरी सास भी थी। नौकरानी को अंदर आते हुए मेरी सास ने कहा कि ले रूपाली, चाय और ब्रेड ये दोनों खा पी ले, क्योंकि कल से तुम बहुत उल्टी कर रही है और तुझे कमज़ोरी भी हो गई है। तुझे खाने पीने की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं सिर्फ उल्टियाँ ही करे जा रही थी। मेरा पेट एकदम से खाली हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी लग रही थी। इसीलिए बिना नाटक किए ही मैं जल्दी से चाय और ब्रेड को खा ली, और जैसे ही खाली हो गई मेरी चाय की प्याली नौकरानी लेकर चली गई। उसके बाद मेरी सास ने मुझे कुछ नोटों का बंडल दिया और कहा कि तू ये पैसे रख और जो तुझे चाहिए वो तू खा इन पैसों से। मैंने कहा कि मम्मी जी, आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं और मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तब मेरी सास ने कहा कि तू प्रेग्नेंट है और तुझे खाने पीने की ज़रूरत है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जो प्रेग्नेंट बहू है, घर में अगर कोई गलती करे तो उसे जान से मार दिया जाए। मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं एक दाई हूँ। पता नहीं मैंने कितने बच्चों को पैदा करवाया है अपने इन्हीं हाथों से। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे और तेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो। वो मेरे हाथ में एक नोटों का बंडल दे के चली गई। उनके जाने के बाद ही विजय ने एक मखमली डिबिया अपने जेब से निकाला और उसमें से मुझे एक चेन मेरे गले में पहना दिया और कहा, रूपाली, ये मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। मैं तो इतना हैरान थी इन माँ बेटे की बातों पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। क्या यह तूफान आने से पहले की शांति है? क्या जो मैं सोच रही हूँ उससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है मेरे साथ? इस तरह से मैं सोच सोच के और भी ज़्यादा घबरा रही थी। फिर थोड़ी ही टाइम के बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि विजय, बहू को अच्छी तरह से तैयार करना और तुम भी अच्छी तरह से तैयार हो जाना, क्योंकि रिसेप्शन की तैयारी हो रही है। मुंह दिखाई की रस्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी सास चली गई। उसके बाद मेरे पति भी चले गए। थोड़े ही टाइम के बाद मैं लेटी थी, तभी दरवाजे में थप थप की आवाज़ आने लगी। फिर मैं भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो भी मैंने देखा कि वहाँ पर 2 ब्यूटी पार्लर की लड़कियाँ खड़ी थीं। वो मेरी तरफ देखकर स्माइल की, लेकिन मेरी आंखें और मेरा चेहरा झुका हुआ था। मैंने थोड़ा रोया भी था, मेरी आंखों में आंसू था। तब उनमें से एक लड़की बोली, अरे बहू तो रो रही है, नई नवेली दुल्हन। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा कि भाभी क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मैं अपना माता पिता का घर और मम्मी को छोड़कर आई हूँ, तो इसीलिए मुझे उन लोगों की सबकी याद आ रही है। मैं यहाँ पर खुद को अकेला फील कर रही हूँ। तब इसमें से एक लड़की बोली कि हाँ, होता है, शादी के बाद अपने घर अपने परिवार की तो सबको ही याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद यही घर अपना हो जाता है। मैंने उनकी बातों को इधर उधर इग्नोर करते हुए बोला हाँ। फिर उन दोनों ने मेरा मेकअप किया, मुझे लहंगा पहनाया, मुझे सजाया गया और कुछ ही टाइम के बाद कुछ औरतें आकर मुझे मुंह दिखाई की रस्म के लिए लेके गई। मुझे और विजय को साथ बैठाया गया स्टेज पर। वहाँ पर मेरी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी, लेकिन मेरा वहाँ पर कुछ मन नहीं हो रहा था। मेरी सास मेरे आस पास ही भटक रही थी, वो मुझसे दूर जा नहीं रही थी। एक तरफ तो मेरी सास मेरे साथ इतनी ही हमदर्दी कर रही थी, बार बार मुझसे पूछने आती थी, तबीयत तो ठीक लग रही है ना, कुछ खाना है, कुछ पीना है, बाथरूम जाना है। मेरे साथ जो मतलब एक अच्छी माँ की तरह मुझसे कुछ न कुछ पूछ रही थी। दूसरी तरफ वो चिल्ला चिल्ला के मेहमानों को भी बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर मेरी सास करना क्या चाहती थी? मैं तो उसके व्यवहार से भी परेशान थी। मुझे तो इस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। फिर मेरा पति मुझे डांट क्यों नहीं रहा? मेरी सास मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है? मैं इन सारी परेशानियों से जूझ रही थी। किसी तरह से मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई।
तब मैंने कहा कि मम्मी जी मेरी माँ नहीं दिखाई दे रही है। तब मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी माँ को मैंने कितनी बार बुलाया कि तुम भी आ जाना, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं उस उल्टा का मुंह नहीं देखूंगी। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में लेके बैठी है, वो मेरी औलाद नहीं मेरी दुश्मन है। इतना कहकर मेरी सास साइड में चली गई। फिर सारे मेहमान जा चुके थे। तभी मैंने विजय से कहा कि विजय मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी को मिलकर आती हूँ, मुझे बहुत दुख लग रहा है, शायद मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है कि नहीं। मैं अंदर गई, तभी देखी कि मेरी माँ एक बेड पर पड़ी हुई ऊपर छत की तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। वह अकेले ही अपने कमरे में पड़ी थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था, मेरे पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे, मेरी माँ अकेली ही थी। और आज वाकई में मेरी माँ बहुत अकेलापन फील कर रही थी। मैं माँ के पास गई, तभी माँ ने कहा कि क्या हुआ, तू क्यों आ गई। मैंने कहा माँ मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे कर लो ना बात माँ। माँ मुझे उसी बेड पर बैठाई और बोली क्या बोलना है बोल। फिर माँ ने कहा कि पहले मुझे बोलने दे, तू मुझे सच बता कि ये तुमने किसके साथ, आखिर तू बता ये क्या हुआ है तेरे साथ। मैंने कहा माँ मुझे कुछ नहीं पता, तुमको अपनी इकलौती बेटी पर भरोसा नहीं है, कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया, कभी मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। तुमको पता है ना कि मैं तुम्हारी कसम ऐसे कभी नहीं खाती। माँ मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। मेरी माँ तो सर पकड़ ली कि हाय रे भगवान ये क्या हुआ, इसे पता नहीं और इसकी सास ज़बरदस्ती बोल रही है, क्या मुसीबत है, कैसे हुआ। इतना कह रही थी मेरी माँ, तभी मुझे ससुराल से बुलावा आ गया। किसी ने आवाज़ दिया कि रूपाली को भेजो यहाँ। मैं घर चली गई अपनी माँ को देखते हुए। मेरी माँ आंखों में आंसू लिए उसी बेड पर बैठ गई। जब मैं गई घर के अंदर तो मैंने देखा कि विजय मेरा इंतज़ार ही कर रहा था और बोला रूपाली तुम इस तरह से ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, चलो कमरे में। मुझे कमरे में लेके आया गया। अब तो मैं इंतज़ार करने लगी समय का कि समय के साथ साथ मेरा क्या होता है। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी विजय का छोटा भाई प्रभात आया और बोला भैया अब ये हमारे घर में ही रहेगी क्या। वो लड़का थोड़ा दिमाग से पागल था, बच्चों की तरह बिहेवियर करता था, लेकिन प्रभात की एज 25 साल की थी और मेरे पति की 27 साल की थी। फिर वो मुझे इस तरह से पूछा, तभी उसके भाई ने कहा हाँ तू जा अपने कमरे में। वो चला गया। फिर कुछ ही टाइम के बाद मेरी सास आई और वो थोड़े टाइम तक बैठी रहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुझे चेकअप के लिए भी जाना है, पहले मैं तुझे एक इंजेक्शन लगा देती हूँ जिससे जो तुझे कमज़ोरी हुई है उससे तुझे फ़ायदा होगा। मेरी सास ने एक इंजेक्शन मुझे लगा दिया। उनके इंजेक्शन लगाते ही मुझे जो थोड़ा चक्कर सा लग रहा था उससे तो मुझे आराम हुआ और मैं उस रात चैन से सोई। फिर मैं समय का इंतज़ार करने लगी कि जो मेरी सास कह रही है वो सच है कि नहीं। लेकिन मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि मेरी पीरियड्स भी मिस होने लगी। तब मुझे यकीन होने लगा कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या। धीरे धीरे 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8वां महीना भी लग गया। अब तो मेरा पेट भी भारी हो गया था। मैंने कमरे से निकलना भी बंद कर दिया था। विजय ने अभी तक मेरे साथ अपने पति होने का कोई भी हक नहीं लिया था। वो बस यही कहता कि एक बार ये बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद हमारे बीच जो भी होगा सो होगा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कौन पति करता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये माँ बेटे दोनों भगवान हैं क्या हैं, कैसे मेरे साथ इस तरह से ये घर में मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लोग मुझे डांट भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं। इस बात से भी मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं इन लोगों से कुछ नहीं पूछूंगी, बस इस बच्चे को जन्म देने का इंतज़ार था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 8वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना 4-5 दिन ही लगा था। तभी मुझे तकलीफ़ होने लगी और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा डिलीवरी का टाइम हो गया है, मुझे एडमिट करना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे एडमिट कर लिया गया और रात को मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर मुझे जो लेडीज़ डॉक्टर ने मेरे बच्चे को डिलीवरी करवाया था, मैंने उसका हाथ पकड़कर और कहा कि डॉक्टर मुझे इस बच्ची के DNA टेस्ट करवाना है।
डॉक्टर मेरी तरफ देखते हुए हैरानी से पूछी, डीएनए टेस्ट? लेकिन क्यों? मैंने कहा, मुझे करवाना है। जो भी पैसे लगेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे डीएनए टेस्ट चाहिए। मेरी इस तरह सख्ती से बोलने पर डॉक्टर ने भी हाँ कर दिया और उसका डीएनए टेस्ट हुआ। कुछ ही दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई और जब रिपोर्ट मेरे हाथों में आई तो मेरे ज़मीन और आसमान मुझे एक नज़र आने लगे। मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। मुझे हवा में उड़ता हुआ अपना शरीर नज़र आया। मैं क्या बताऊं मैं कैसा फील कर रही थी। मेरे बच्चे का पिता कोई और नहीं, प्रभात था, विजय का छोटा वाला भाई। इस तरह से मुझे वो रिपोर्ट मिली। मैं विजय के कमरे में धड़ाम से गई, क्योंकि विजय का एक अलग से भी कमरा था जिसमें विजय अपनी पर्सनल चीज़ें रखता था, लेकिन वो उस कमरे में खाली स्टोर बना के ही रखा था। तभी मैं उसके कमरे में गई। मैंने देखा कि उसकी एक अलमारी हमेशा बंद रहती थी। कभी कभी मैं सफाई के लिए जाती थी तो वो लॉक ही रहती थी, लेकिन आज वो अलमारी खुली हुई थी। मैंने सोचा कि विजय इसमें बचपन की कुछ यादें रखा होगा, क्योंकि वो इसका स्टोर रूम ही था। मैं जैसे ही वो अलमारी खोली, मुझे वहाँ से एक रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में था कि विजय नापुंसक है, नामर्द है। मैं उस रिपोर्ट को भी हाथ में ले ली और मैं सीधे अपनी माँ के पास आई और वो दोनों रिपोर्ट अपनी माँ को दिखाई कि माँ, तुम कह रही थी ना कि मैं उल्टा हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन देखो माँ, मैं सच थी। मैं तुमसे बता रही थी कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन मेरी पवित्रता को किस तरह से भंग किया गया। माँ, तुम ये रिपोर्ट देखो। मेरे इस बच्ची का बाप कोई और नहीं, प्रभात है, लेकिन प्रभात तो बच्चा है। वो कुछ समझता नहीं है, शरीर से नौजवान है, 25 साल का है। इस तरह से मेरी माँ रिपोर्ट देखकर गुस्से से चिल्ला पड़ी और मेरी सास को खींचकर मेरे घर पे लेकर आई और पूछने लगी कि सच बताओ समधन जी, अभी ये क्या है? आपने ये सब क्यों किया? उन्होंने बताया कि अक्सर तुम्हारी बेटी मेरे घर आया जाया करती थी। जब मैं कुछ अच्छा खाने को बनाती थी, मैं उसमें नींद की दवाइयाँ मिलाकर तुम्हारी बेटी को अपने इस पागल बेटे के हवाले कर दिया करती थी। तभी इसी दौरान तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई और मुझे इस बात की खबर हो गई। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने नापुंसक बेटे से कर दूं। शादी होने के बाद जब तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है, तो वो शर्मिंदा होकर मेरे घर में मेरे बेटे की सारी बात मानेगी और कभी ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। इस तरह से तुम्हारा जो सब कुछ भी है मेरा हो जाएगा। तुम उन बातों को याद करो कि जब हम दोनों के पति एक साथ बिजनेस किया करते थे, कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और तुमको पता है कि ये घर हमारे पतियों ने एक साथ में खरीदा था और हमारे पति हमेशा साथ रहते थे, लेकिन रूपाली के पापा मेरे पति के साथ धोखा किए। वो मेरे पति को अलग कर दिए बिजनेस से। तब मेरी माँ ने बोला कि बिजनेस से अलग इसलिए किए क्योंकि आपके पति काम कुछ नहीं किया करते थे। मेरे पति काम करते थे, आपके पति ऐश और आराम करते थे। दरअसल मेरे पापा और मेरे ससुर जी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों का साथ में बिजनेस था। फिर मेरे जो ससुर बन गए हैं वो बहुत ही खर्चीले और सुस्त इंसान थे। मेरे पापा मेहनत करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस अलग कर दिया। कुछ ही दिनों में मेरे ससुर की वजह से उनका बिजनेस खराब हो गया और मेरे पापा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। इस तरह से उनको एक एक पैसे के भी लाले पड़ने लगे। मेरे पापा अच्छे इंसान थे, इसीलिए मेरे ससुर की मदद के लिए भी कुछ पैसे दे दिया करते थे। इसी दौरान मेरी सास भी हॉस्पिटल में दाई हुआ करती थी, सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उनका एक केस खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। अब तो सास भी घर पे बैठ चुकी थी, उनके यहाँ पैसों की कमी आने लगी। फिर इसी दौरान विजय ने कहीं नौकरी कर ली, तब जाके उनका घर चलने लगा। उन्हें आए दिन पैसों की मुसीबतें तो होती रहती थी। मेरे पापा कभी कभी मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। मेरे पापा और मेरे ससुर दोस्त होने की वजह से उन्होंने पहले ही वादा कर लिया था कि हम अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे। इसीलिए उस वादे के हिसाब से मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। लेकिन मेरी सास के मन में जो बदले की भावना पल रही थी, वो उसका नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ा। इस तरह से मैंने अपनी माँ को कह दिया कि माँ, अब हम इनके साथ कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके साथ अब मेरे पापा और मेरे ससुर जी भी नहीं थे। एक बार मेरे ससुर और मेरे पापा दोनों
कहीं जा रहे थे, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। अब उस घर में मेरी सास अपने मनमाने ही काम किया करती थी। तभी मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैं अपनी माँ को पुलिस स्टेशन लेके गई और वहाँ पर मैंने रिपोर्ट लिखवाई और मेरे हाथ में जो रिपोर्ट थी वो भी मैंने दिखाया, विजय की रिपोर्ट भी मैंने दिखाया कि मेरा पति नपुंसक है, मेरी सास ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है। पुलिस ने मेरी सास और मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को जेल भेज दिया। उन दोनों के जेल जाने के बाद अब समस्या ये थी कि प्रभात की देखभाल कौन करे। इस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रभात की देखभाल की। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई कि इसे ठीक करवाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो सकता है, इसे प्यार की ज़रूरत है, इसे प्रेम से सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन उसके लिए इसे पैसे की भी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। डॉक्टर उसकी दवाइयों का बहुत ज़्यादा खर्च बताया। मेरे पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरी माँ ने मदद किया और मेरे पास भी जो गहने जेवर थे मैंने बेच दिया और मैं प्रभात का इलाज करवाई। इलाज के दौरान ऐसा लगा कि प्रभात धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने प्रभात से बात की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। प्रभात उन बातों को भूला नहीं था, उसे वो बात भी याद थी जो उसने मेरे साथ किया। तभी उसने कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, चाहो तो आप मुझे भी जेल भेज सकते हो। इस तरह से प्रभात भी अब ठीक हो चुका था। प्रभात अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे कई बार माफ़ी भी मांगी। अब प्रभात से मैं धीरे धीरे प्यार करने लगी, क्योंकि अब मेरी बच्ची का सवाल था। आखिरकार मेरी बच्ची का पिता तो वही था। प्रभात भी मुझसे प्यार करने लगा था। मैंने ये प्रभात से शादी कर ली और प्रभात अपने माता पिता को दोषी ठहराकर उनके साथ ना रहने के लिए मुझसे कह दिया। मेरी सास और विजय भी जेल से छूट चुके थे। प्रभात बोला हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये लोग धोखेबाज हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस तरह से हम दोनों वो घर छोड़ दिए और दूसरी जगह अब मेरी मम्मी और प्रभात, मैं और मेरी बच्ची, हम लोग सुखी से रह रहे हैं। प्रभात वहीं पर एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। तो दोस्तों बताइए ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मुझे प्रभात से शादी करनी चाहिए था? मैंने जो भी सब कुछ किया सही किया या गलत, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल में मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।